किसी की ब्राह्मण जाति को लेकर उत्पीड़न किया गया हो, किसी की ठाकुर राजपूत जाति को लेकर उत्पीड़न किया गया हो, किसी बनिए की जाति को लेकर उत्पीड़न किया गया हो, उनका तो उत्पीड़न हुआ ही नहीं कभी। और अगर उनको डर लग रहा है तो मैं तो कह रहा हूं, मेरा एक निवेदन आपसे है, अगर आपको डर लग रहा है, ये कानून गलत लग रहा है, तो ब्राह्मण सभी चमार बन जाओ, ठाकुर सभी वाल्मीकि बन जाओ, बनिए सभी अहिर बन जाओ, तो कम से कम डर के चुंगल से बाहर निकल जाओगे। और सब अपने गले में तख्ती डालो, मैं चमार हूँ। तो सवर्ण अभागे तो बन ही गए हैं, वो कह तो रहे हैं कि मैं अभागा सवर्ण। ये अभागे सवर्ण वो है जो 20 लाख रुपए कथा करने के लेते हैं। 20 लाख रुपए कथा करने वाला अभागा स्वर्ण का। आप देखिए, जिनके पास देश की 75% आबादी की सारी धन दौलत है, वो अभागा स्वर्ण का। वो अभागा स्वर्ण का जिन्होंने कृष्ण को राजा बना बना के सारी वृंदावन ढप ली थी, वही सुदामा अभागा स्वर्ण का। ये तो मैं इनके सामने नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक लंबे अरसे से एक जंग लड़ी जा रही है। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लगातार अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए और अपने हक के लिए महाबोधि महाविहार की एक लड़ाई जो 12 फरवरी को पिछले साल शुरू हुई थी, वो कुछ ही दिनों में 1 साल का अपना लंबा सफर पूरा करने वाली है। इस सतत लड़ाई में एक चीज नहीं बदली है, वो है शांति और धम्म को अपना आधार बनाकर जिस तरीके से बौद्ध धर्म के अनुयायी लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और इस पर अभी तक जिस तरीके से सरकार ने अपना रवैया रखा है, बिल्कुल बुरी तरह से इसे नजरअंदाज लगातार किया है। क्या अब ये 1 साल का ये पड़ाव इसको अपने मुकाम तक पहुंचाएगा या फिर ये लड़ाई अभी आगे कई वर्षों तक ऐसे ही निरंतर चलने वाली है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि 12 फरवरी को जब वो तारीख 1 साल पूरे करेगी तो एक बार फिर जंतर मंतर पर वो गूंज आपको सुनने को मिलेगी, जब तमाम बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के अनुयायी वो सब एक साथ जंतर मंतर पर एक बार फिर जमावड़ा लगाएंगे। उसके अलावा एक अहम मुद्दा जो इस वक्त चर्चा में है यूजीसी का, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। 2 धड़ों में आपको समाज बटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो मुद्दा भी बेहद अहम है और जुड़ा हुआ है समाज से। उसको भी साथ में ही जंतर मंतर पर उठाया जाएगा इसके साथ ही, क्योंकि लड़ाइयां चलती रहती हैं, काफिले जुड़ते जाते हैं उसके साथ, ये भी उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस वक्त मेरे साथ भंते वीणाचार्य जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक लड़ाई जो वो निरंतर लड़ रहे हैं उसके साथ यूजीसी की लड़ाई को वो कैसे जोड़कर आगे लेकर जाएंगे और उसके लिए कैसे काम करेंगे। तो भंते वीणाचार्य जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि 1 साल होने जा रहा है और आपकी जो निरंतर लड़ाई है वो आप लड़ रहे हैं, अभी तक आपने हार नहीं मानी है। हम देखते हैं आपकी जो यात्राएं हैं, लगातार अलग अलग राज्यों में आप जाते हैं, लोगों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में आपको बहुत जन समर्थन मिल रहा है, वो भी हमने देखा है। सोशल मीडिया पर आप लगातार छाए रहते हैं, लेकिन क्या वो जन समर्थन, क्या वो तमाम लोगों का प्यार जंतर मंतर पर एक बड़े जन संघर्ष के तौर पर हमको देखने को मिलेगा 12 तारीख को, या फिर वो वहीं तक अपने घरों तक लोग सीमित रह जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो कर्नाटक, आप उत्तर भारत तो छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत, कर्नाटक से रेल बुक होके आ रही है, महाराष्ट्र से रेल बुक होके आ रही है, छत्तीसगढ़ से लोग आ रहे हैं, और तमाम जो जहां तक हम पहुंच भी नहीं पाए वहां से भी लोग चल के आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का पूरा ध्यान है कि 1 साल हमने काम किया और 1 साल के बाद देश को हमारी ताकत का पता चलना चाहिए। तो 1 साल कहते नहीं कि 1 साल की हम वर्षगांठ मना रहे इस आंदोलन की, और इस आंदोलन की एक ताकत दिखा रहे हैं, और वो ताकत भी देश के केंद्र में यानी देश की राजधानी दिल्ली में वो ताकत दिखाई जा रही है। तो निश्चित ही है कि देश के हर एक बुद्धिस्ट का धर्म और कर्तव्य बन जाता है इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। और हमने जैसे ये केवल 5 दिन या हफ्ते भर नहीं, 5 महीने पहले ही इस तारीख की घोषणा हुई थी, और 5 महीने पहले से ही हमने हर एक राज्य में जा जाके ये संदेश दिया कि 12 फरवरी को दिल्ली चलो। ये आंदोलन केवल आपकी ताकत और आपकी एकजुटता और आपका समर्थन देखना चाहता है, जिससे सरकार को आपकी ताकत से डर लगे कि ये लोग एकजुट हो रहे। ये कानून जो बीटी एक्ट बनाया गया उसको रद्द किया जाए, अन्यथा भारत में बौद्धों की एक ताकत, पूरे बहुजनों की ताकत, पूरे अम्बेडकर वादियों की ताकत सत्ता को पलट सकती है, सत्ता को गिरा सकती है। ये डर सत्ता को अब सताने लगा जरूर। आप लोग ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर ही नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी 12 सालों से लड़ रहे हैं।
लेकिन उसके बाद भी ना सुप्रीम कोर्ट से, ना सड़क से, ना संसद से, कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। एक तबका यूजीसी को लेकर सिर्फ 3 दिन सड़क पर बैठता है और वो सुप्रीम कोर्ट को पहली ही हियरिंग में बिना दूसरे पक्ष को सुने अपने पक्ष में फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। स्टे लगवाया जाता है बकायदा उस गाइडलाइंस पर। ये तो एक बड़ी ताकत है। ये दर्शाता है कि अगर आप में ताकत है तो आप इस तरीके से झुका सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को झुकाया जा सकता है और पिछली बार भी झुकाया गया है। राम मंदिर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि भले ही राम के होने के साक्ष्य सबूत और कोई गवाह ना हो, फिर भी यह फैसला दे रहे बहुमत के आधार पे कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। सवाल यहाँ केवल कोर्ट का नहीं है, कोर्ट भी अब अपने आप के कानून नहीं बनाता है, ना वो लागू करता है, बल्कि सरकार के इशारे पे ही कहीं ना कहीं ये फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए एक चलता ना कि नारा देते थे कि जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। अब मुझे लगता है कि अब ये नारा बदलना पड़ेगा। अब जब सरकार डरती है सुप्रीम कोर्ट को आगे करती है। तो अब फैसला अब जो सरकार को देना चाहिए था, तो सरकार बदनाम ना हो जाए कि सरकार बिल ला रही है, सरकार बिल पे स्टे ले रही है, सरकार बिल को वापस कर रही है, तो सरकार ये बदनाम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के चला दो। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रखी गई कि कोर्ट के नाम पे साइलेंट हो जाएंगे सब, पर सरकार के तो खिलाफ हो जाएंगे। तो सरकार दो मुंह वाला सांप बनना नहीं चाहती। आपका मामला खुद सुप्रीम कोर्ट में है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम भी चलने चाह रहे हैं कि सरकार हमारे मामले को भी भले ही सुप्रीम कोर्ट के कंधे बंदूक रख के चलाए, पर फैसला दे। ये बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। और जो हमने कहा कि सरकार के कानों तक ये बात नहीं गूंजी है, पर 12 फरवरी के बाद जरूर गूंजेगी कि धीरे धीरे हमें पता चल गया कि देश की बड़ी पार्टियों में ये संदेश चला गया कि आंदोलन बड़ा होने जा रहा है और ये बड़ा आंदोलन कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन आने वाले हैं। और हम ये वादा कर रहे, अगर सरकार ने पहले फैसला नहीं लिया तो इस बार निश्चित है कि योगी उत्तर प्रदेश की गद्दी से बाहर जाएगा, भाजपा उत्तर प्रदेश की गद्दी से बाहर जाएगी। और यही सबक हम फिर निश्चय करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है बिहार की या देश की, क्योंकि वह एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो हम यहाँ एक को दोषी नहीं बना रहे कि यहाँ केवल नीतीश कुमार दोषी है। अब यहाँ नरेंद्र मोदी भी दोषी है। जैसे वहाँ उनकी पार्टी दोषी है, वहाँ यहाँ केंद्र की पार्टी दोषी है। तो हम दोनों को सबक दे रहे कि अगर ये फैसला जल्द से जल्द नहीं लिया गया, देश के तमाम बुद्धिस्टों की आस्था और भावना को अगर ध्यान नहीं रखा गया, तो ये बौद्ध लोग हैं, अगर ये पूरी दुनिया में डंका बजा सकते हैं, तो भारत में ये भाजपा की घंटी जरूर बजा सकते हैं, ये मोदी की घंटी जरूर बजा सकते हैं। ये कैसा आंदोलन होगा? सिर्फ इस पर राजनीतिक होगा, गैर राजनीतिक होगा, या राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि मैं पोस्टर में देख रही हूँ तमाम लोगों के बनते सुरई ससई भी हैं, क्या वो भी पहुंचने वाले हैं? उसके अलावा आकाश लांबा है, वो भी बीच में कुछ उसकी भी गुंजाइशें उठी थी। तो क्या आप सब एक साथ होकर यहाँ पहुंचेंगे? कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आपके समर्थन में आएंगी, तो क्या उनको भी वहां आने की आजादी होगी या उनको आप लोग साइड रखेंगे? देखिए, नहीं, हमारा है कि ये बहुत अनुयायी है। यहाँ कोई राजनेता नहीं है, यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है। हमने कहा जो भी बुद्ध में अपनी आस्था विश्वास रखता है वो सब आ रहे। और हाँ, निश्चित है कि देश के तमाम दलों के लोग शामिल होने जा रहे। शामिल को कि हमने कह दिया कि सम्राट अशोक से बड़ी राजनीति आपकी नहीं है। सम्राट अशोक जिन्होंने अखंड भारत को जीत लिया था, उन्होंने भी बुद्ध के सामने अपनी तलवार छोड़ दी थी। आपकी राजनीति तो कुछ भी नहीं है। तो उनकी देखो, जहां लेके फर्श से लेके अर्श तक की राजनीति थी, अभी तो आप फर्श पे रेंग रहे हो। तो इस राजनीति के चापलूसी से बाहर निकलो और महाबोधि महाविहार के समर्थन के लिए 12 फरवरी को दिल्ली चलो। यूजीसी के मामले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने पोस्टर पे आज क्लियर भी कर दिया है कि 12 फरवरी को ना सिर्फ महाबोधि महाविहार का मुद्दा उठाया जाएगा, बल्कि यूजीसी का मामला भी, क्योंकि वो एक समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। ओबीसी समाज को इसमें शामिल कर लिया गया। बहुत दिक्कत हो गई लोगों को कि ओबीसी समाज तो खुद अत्याचार कर रहा था, उस पे कैसे आप उसका नाम शामिल कर सकते हो? देखिए, मेरा कहना पहले तो ये है कि देखिए, न्याय पक्ष से बात होनी चाहिए। ये शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हो, जितने भी देश की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थानें हैं, उनमें किसका उत्पीड़न हुआ? क्या किसी जनरल का उत्पीड़न हुआ? किसी की ब्राह्मण जाति को लेकर उत्पीड़न किया गया हो? किसी की ठाकुर राजपूत जाति को लेकर उत्पीड़न किया गया हो? किसी बनिए की जाति को लेकर उत्पीड़न किया गया हो? उनका तो उत्पीड़न हुआ ही नहीं कभी। और अगर उनको डर लग रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरा एक निवेदन आपसे है, अगर आपको डर लग रहा है, ये कानून गलत लग रहा है, तो ब्राह्मण सभी चमार बन जाओ, ठाकुर सभी वाल्मीकि बन जाओ, बनिए सभी अहिर बन जाओ, तो कम से कम डर के चुंगल से बाहर निकल जाओगे। और सब अपने गले में तख्ती डालो, मैं चमार हूँ। तो सवर्ण अभागे तो बन ही गए हैं।
वो कह तो रहे हैं कि मैं अभागा सवर्ण। ये अभागे स्वर्ण वो है जो 20 लाख रुपए कथा करने के लेते हैं। 20 लाख रुपए कथा करने वाला अभागा स्वर्ण का। अब देखिए, जिनके पास देश की 75% आबादी की सारी धन दौलत है, वो अभागा स्वर्ण का। वो अभागा स्वर्ण का जिन्होंने कृष्ण को राजा बना बना के सारी वृंदावन ढप ली थी, वही सुदामा अभागा स्वर्ण का। ये तो मैं इनके सामने कहूंगा कि जो अभागा शब्द लेके आ रहे, ये अभागा शब्द इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान ने इनको उस ऊंची कुर्सी से उठा के जमीन पे बिठा दिया। तो इनको वो दर्द हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ना होता तो हम अभागे नहीं थे। ये कह रहा आज भी, ये जो दर्शा रहा कि हम अभागे तो नहीं थे पर अभागे बना दिया हमें। जहां ब्राह्मणों के इशारों पे कानून बनते थे, कानून तोड़े जाते थे, कानून केवल स्वर्णों के ही इर्द गिर्द रहते थे, आज उनको शिकंजे में कसने काम कर रहे। अभागे तो बन गए हैं। तो ये अभागा वो वाला है कि हमारी चलने वाली बात आज हमारी नहीं चल रही है। आज एक वो देश के प्रधानमंत्री तेली, जो उनको कहा वो तेली, वो कानून बना रहे हमारे ऊपर। वो कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अलग अलग शेड्यूल कास्ट से आगे बैठ जाते हैं, कभी ओबीसी से आगे बैठ जाते हैं, हमारे ऊपर कानून बनाते हैं। इसलिए अब आज का ब्राह्मण अपने आप को अभागा महसूस कर रहा है। इससे बस यही सिद्ध होता है कि आज ब्राह्मणों को उनकी औकात संविधान ने बता दी है। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर इतने अभागे हो तो भाई वहां से निकलो और आप भी कहीं ना कहीं चमार बन जाओ, अहीर बन जाओ, वाल्मीकि बन जाओ। स्वागत है आपका, आप भी सम्मान पाओ। अगर ये यूजीसी से सम्मान ही मिल रहा है तो आप भी आओ, सम्मान की कैटेगरी में आ जाओ, इसी लाइन में आगे खड़े हो जाओ और आप भी अपने नाम के आगे अब जो कुमार विश्वास है, कुमार विश्वास ना लिखो, अब कुमार जाटो बन जाओ, कुमार वाल्मीकि बन जाओ, कुमार चमार बन जाओ, कुमार अहीर बन जाओ। अब तुम विश्वास हट जाओ कि ब्राह्मणों पे किसी का विश्वास नहीं है, ठाकुरों में किसी का विश्वास नहीं है। और दूसरी बात ये देखो, इतिहास जानते एकलव्य का अंगूठा काटा गया, रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा, सम्मुख ऋषि को उसकी हत्या करनी पड़ी। ये सारे जो जाति के आधार पे ही हुआ है। एकलव्य की जाति भील थी, सम्मुख ऋषि को अछूत बताया गया, एक रोहित वेमुला को अछूत बताया गया, शेड्यूल जाति का बताया गया। इसलिए ऐसे इतिहास में दर्ज है कि इनके साथ जाति के आधार पे उत्पीड़न हुआ है। तो यूजीसी का कानून देश के तमाम उन एससी, ओबीसी और एसटी के बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए है। और ये कानून सरकार की देन नहीं है सर, ये कानून है इस देश में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था ने मजबूर कर दिया कानून होना चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने व्यवस्था को बताया था कि व्यवस्था देश में कैसी है। जब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई 1930 और 31-32 की, वो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताई कि देश में चल क्या रहा है। इस व्यवस्था के आधार पे कानून बनाया गया था। कानून सरकार नहीं बना रही है, किन्तु सरकार से किसी ने कानून मांगा नहीं है, सरकार को कानून के लिए आंदोलन किया नहीं है और सरकार कानून लेकर आ गई। तो ऐसे कम जानकार लोगों को बता दो, ये कानून सरकार नहीं बना रही है, ये कानून बना डेटा के आधार पे, जो वर्षों से इकट्ठा होता है, जो हर साल डेटा आता है, उस डेटा की रिपोर्ट बनती है, उसका जवाब मांगा जाता है सरकार से। कब तक इन बच्चों की हत्या होती रहेगी, कब तक ये बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे, कब तक इन बच्चों का जाति के आधार पर उत्पीड़न होता रहेगा। तो सरकार के जवाबदेही है, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। नहीं तो मानवाधिकार में क्या जवाब दे गई है, इंटरनेशनल कोर्ट में क्या जवाब दे गई है कि आपके यहाँ शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे सुसाइड करते हैं, जाति के नाम पे मारे जाते हैं। तो वहां से बचने के लिए सरकार लेकर आई है। ये सरकार का बिल नहीं है, ये व्यवस्था का बिल है। ये व्यवस्था ऐसी है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग को अगर लगता है ये बिल आपके विपक्ष में है तो आप भी अपनी जाति वाल्मीकि, चमार, जाटव, अहीर बना लो, आप भी बच जाओगे। और कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जिन लोगों को इससे तकलीफ होती है या आरक्षण से जोड़कर इसे देखते हैं, तो आरक्षण इस वजह से नहीं आया था क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि एकलव्य कमजोर था या एकलव्य में काबिलियत नहीं थी। आरक्षण इस वजह से आया क्योंकि द्रोणाचार्य की दृष्टि में उनके दोनों छात्र बराबर नहीं थे, उन्होंने वहां पर भेदभाव किया और इस वजह से आरक्षण लाने की जरूरत पड़ी। और आज भी इस तरह की गाइडलाइंस लाने की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे द्रोणाचार्य शायद बराबरी नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भंते जी, धन्यवाद।